हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। अब चलिए हम लोग इसका पहचान देखते हैं, कैसे आप जानोगे कि ये वाक्य जो लिखी गई है ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द रहता है, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं वाक्य में, जैसे उसने अपने पिता को पत्र क्यों लिखा। तो मैं देखिए क्रिया के पहले क्यों शब्द आ गया, यहाँ आपको क्रिया के पहले क्यों शब्द मिला और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक सूचक शब्द का प्रयोग रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग रहता है, उसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये हो गया आपका वाक्य, तुम दूध कब पियोगे। यहाँ भी क्रिया के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया और इसका अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से हुआ, इसमें भी वही है और इसमें भी। अब चलिए देखते हैं इसके अनुवाद का नियम। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का, ये जो ऊपर वाक्य लिखी गई है इसी का, तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। ये जो क्रिया के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है, सबसे पहले आपको इसकी अंग्रेजी लिखनी है इसी की। उसके बाद में आपको डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। उपरोक्त जैसी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी है, उसके बाद डिड लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। यदि आप पूरी वाक्य का अनुवाद कर लेते हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। और उसका मतलब ये हो जाएगा, उसका हिंदी में जब अर्थ निकालोगे तो उसके वाक्य के जब वाक्य प्रारंभ होगा तो वहाँ आपको की शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, वह अपना पाठ याद कर रहे थे, तो ये यहाँ की आ जाएगा कि वह अपना पाठ याद कर रहे थे। अगर आप ये नहीं लगाते हो क्वेश्चन मार्क तो। चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। तो चलिए पहली वाक्य देखते हैं, उसने अपने पिता को पत्र क्यों लिखा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे देखिए है क्यों। अब क्यों की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, उसके बाद डिड हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका उसने, ये तो सब्जेक्ट हो गया उसने के लिए आप प्रयोग करेंगे ही। उसके बाद में फिर क्या कर रहा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लोग लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए लिखा, ये वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे तो राइट मतलब होता है लिखना। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ देखिए पत्र, उसके बाद पत्र की अंग्रेजी हम लिखेंगे ए लेटर। यहाँ देखिए पत्र कॉमन नाउन है, जब कॉमन नाउन पहली बार लिखा जाता है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है, तो इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अपने पिता को, तो अपने पिता के लिए हिज फादर। ये देखिए यहाँ ये जो पोजेसिव ये जो है हिज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है,
ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कर्ता के अनुसार ही आता है। इसी कर्ता के अनुसार आपको यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो ये हो गया हिज फादर। अब यहाँ देख लीजिए एक नियम है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लिखा रहता है, जब किसी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपका प्रत्यक्ष, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपका निर्जीव सूचक संज्ञाएं आती हैं और इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपके सजीव सूचक संज्ञाएं आती हैं। तो जब सजीव सूचक संज्ञा और निर्जीव सूचक संज्ञा दोनों के बीच में को शब्द का प्रयोग रहता है, देखिए सजीव सूचक संज्ञा और निर्जीव सूचक संज्ञा के बीच में को शब्द का प्रयोग रहता है, तो उसके लिए आपको टू का प्रयोग करना है, इसीलिए यहाँ टू लिखा गया है, इसीलिए यहाँ टू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में चलिए दूसरी वाक्य का अनुवाद करेंगे हम लोग। तुम दूध कब पिया, तो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड आपके यहाँ हो गया व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब। फिर आपको लिखना है डिड, डिड हो गया। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ आपका तुम है, तुम के लिए आपको यू लिखना है, यू हो गया। फिर यहाँ आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ देखिए पिया, पिया का आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, पिया का हो गया ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पिया। उसके बाद में फिर आगे देखिए बचा क्या, दूध। अब यहाँ हो गया मिल्क, यहाँ मिल्क जो है आपका मैटीरियल नाउन है, तो मैटीरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, होता है लेकिन सामान्यता नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ मैटीरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये आपकी वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगी, असर्टिव हो जाएगी। इसीलिए आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर से ज़रूर लगाना है जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। फिर चलिए देखते हैं तीसरी वाक्य, वह विद्यालय क्यों जाती थी। तो वह के अब सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्यों के लिए आपको लिखना है व्हाई, वाई के बाद आपको लिखना है डिड। यहाँ देखिए नियम में क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, अब आप यहाँ डिड लिख लिए। अब यहाँ देखिए वह के लिए आप ही लिखेंगे या सी लिखेंगे, इसके लिए आपको क्रिया देखना पड़ेगा। तो यहाँ क्रिया देखिए जाती थी, तो जाती थी ये लड़की का बोध करा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ देखिए सी का प्रयोग किया। अगर जाता था हो गया तो आप ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ जाती थी हो गया, तो इसलिए यहाँ आपको क्या करना है, सी का प्रयोग करना है। फिर आपको देखे सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब जाति का वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है गो, यहाँ गो हो गया। फिर टू स्कूल, जब गो के बाद आप कोई स्थान सूचक संज्ञा लिखेंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग आप हमेशा करेंगे, इसीलिए यहाँ टू का प्रयोग हुआ, प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क। फिर चलिए देखते हैं चौथी वाक्य का अनुवाद हम लोग। तो वह अपना पाठ क्यों याद करते थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई हो गया, उसके पहले आपको डिड का प्रयोग करना है, डिड हो गया। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका वे है, वे के लिए आपको दे का प्रयोग करना है। फिर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखिए याद करने के लिए लर्न हो गया। उसके बाद में फिर अपना पाठ, तो देयर लेसन। अब यहाँ देखिए देयर का पहली वाक्य, यहाँ देखिए पहली वाक्य में आपको हिज का प्रयोग, अपना के लिए हिज का प्रयोग हुआ है, और चौथी वाक्य में देयर का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता के अनुसार वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। चलिए इसका हम आपको बता देंगे अलग से वीडियो बना के कि किस सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें बता देंगे अलग से हम आपको। चलिए देख लीजिए और नियम है इसमें। कभी कभी हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले कौन शब्द रहता है, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हु लिखा जाता है, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। जैसे देखिए ऊपर तो आपको साधारण वाक्य था, लेकिन जब हु आ जाएगा
किसी वाक्य में क्रिया के पहले जब कौन शब्द का प्रयोग करके आ जाएगा तो उसका अनुवाद आप कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कल विद्यालय कौन गया। अब ऐसी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको ये नियम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हु लिखेंगे, उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए विद्यालय, वह कल विद्यालय कौन गया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है कौन, यानी हु। तो सबसे पहले हु हो गया आपका यहाँ। उसके बाद यहाँ देखिए वर्ब सेकंड फॉर्म। तो यहाँ देखिए गया के लिए गो हो गया, गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। उसके बाद में फिर कहाँ गया, विद्यालय। तो विद्यालय के लिए स्कूल, तो टू स्कूल। फिर बचा आपका कल, कल यानी एस्टरडे। तो इस प्रकार ये हो गया हु वेंट टू स्कूल यस्टरडे। फिर चलिए देखते हैं, नोट है, यदि हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग होना है तो इनसे संबंधित नाउन का प्रयोग करने के बाद ही डिड का प्रयोग करें। जैसे किसी वाक्य में हाउ मेनी या हाउ मच आ गया तो हाउ मेनी हाउ मच के बाद जो संज्ञा लिखी रहेगी, मतलब उसके बाद संज्ञा लिखने के बाद ही आपको डिड का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितने लड़कों ने दूध नहीं पिया। तो हाउ मेनी, फिर उसके बाद में संज्ञा लिखना है बॉयज। ये सबसे पहले आप कितने की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में उस जो संज्ञा लिखी रहेगी कितने या कितनी के बाद उस संज्ञा को आप लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको डिड का प्रयोग करना है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए इस वाले में जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आप तुरंत डिड का प्रयोग कर दिए हैं, तो हाउ मेनी वाले में ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे पहले आपको हाउ मेनी या हाउ मच लिखना है, उसके बाद जो संज्ञा लिखी गई है वो लिखना है। यानी कितना कितनी के बाद जो संज्ञा लिखी गई है उस संज्ञा को आपको लिखना है। तो कितने के लिए हाउ मेनी, फिर यहाँ हो गया लड़कों, लड़कों के लिए बॉयज। अब आप डिड का प्रयोग करेंगे, तो हाउ मेनी बॉयज डिड। अब यहाँ देखिए नॉट, क्रिया के पहले नहीं शब्द है तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो पिया, पिया के लिए ड्रिंक, और फिर हो गया मिल्क। जिस अंग्रेजी वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाएगा उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म कभी नहीं प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाएगा उसमें आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना है। तो चलिए इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। अब दूसरी वाक्य देखते हैं, उसने कितना दूध पिया। तो हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। देखिए अभी ऊपर हमने आपको बताया है कि कितना कितनी के बाद जो संज्ञा लिखी रहेगी उस संज्ञा को उसी के बाद लिखा जाएगा, कितना कितनी कितने के अंग्रेजी के बाद। तो हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, उसने कितना दूध पिया। अब यहाँ देखिए एक जगह उसी कितना कितनी कितने के लिए हाउ मच लगा है, एक जगह लगा है हाउ मेनी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कब आप हाउ मेनी लगाएंगे, कब हाउ मच लगाएंगे। देखिए जब आपका कितना कितनी कितने के बाद कॉमन नाउन दिया रहेगा। कॉमन नाउन का मतलब द नाउन व्हिच इज विजुअल एंड काउंटेबल, मतलब वह संज्ञा जो दृश्यमान होती है और गणनीय होती है। मतलब वह संज्ञा जिसे आप देख सकते हैं और गिन सकते हैं, वह कॉमन नाउन होती है। तो जब वह दिया रहेगा कितना कितनी कितने के बाद, तब आपको हाउ मेनी लिखना है। और यदि यहाँ देखिए, और यदि कितना कितनी कितने के बाद कोई मटेरियल नाउन दिया है तब आपको मच का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कितने के बाद आपका एक लड़कों कॉमन नाउन है, आप देख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं, तो इसलिए यहाँ हाउ मेनी का प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिए कितना कितनी कितने के बाद ये दूध जो आपका मटेरियल नाउन है, इसलिए हाउ मच का प्रयोग हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार ये समाप्त हुआ। अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस।